हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। चलिए हम बात करेंगे आज सीटेट पेपर 1 की, जो कि आपका कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। और ये जो आपका सीटेट है ये हुआ था आपका 16 फरवरी 2014 में। तो जैसे कि हम लगा रहे हैं PYQ किसके, हिंदी के। हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे पिछली परीक्षाओं में इन पर बात कर रहे हैं। तो आज हम लगाएंगे 16 फरवरी 2014 को जो सीटेट हुआ था, इसमें कैसी हिंदी पूछी गई थी। तो भाग 4 में आपकी भाषा फर्स्ट दी गई है, जो भाषा फर्स्ट है, फर्स्ट में जो हिंदी पूछी गई थी इस पर बात करेंगे। तो निर्देश दिए हैं प्रश्न संख्या 91 से 99 तक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो उचित विकल्प चुनेंगे, जो गद्यांश दिया है इसी गद्यांश में से हमारे 91 से 99 तक जो प्रश्न हैं ये इसी गद्यांश में से होंगे। तो चलिए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। शिक्षा की बैंक की अवधारणा यानी बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है, यानी दूसरों को परम अज्ञानी समझें तो ये गलत बात है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक और विलोम मतलब विपरीत विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी, किन्हें, शिक्षक की बात हो रही है तो अपने छात्रों को ही क्या मानेगा, अज्ञानी, परम अज्ञानी, बिल्कुल मूर्ख, नितांत मूर्ख, परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व को औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है। इस फर्क के साथ जो दास है वो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है। लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो ये था गद्यांश आपका। अब बात करेंगे प्रश्नों की। पहला है इसमें जो आपका 91 प्रश्न है, शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, या फिर शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड। शिक्षा क्या है, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। अगला है 92। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। शिक्षक ज्ञानवान है या शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपका सही हो जाएगा थर्ड। कैसे, गद्यांश में क्या कहा गया है, गद्यांश में जो छात्र हैं वो क्या नहीं समझ पाते, छात्र अपनी किस वास्तविकता से परे रहते हैं। वो समझते हैं शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। तो क्या नहीं जान पाते, वो ये नहीं जान पाते बच्चे कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। यानी जबकि शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षक भी जीवन भर सीखते रहते हैं। बच्चे समझते हैं शिक्षक सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा है ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव। ठीक, अगला है 93। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। क्या शर्त है, शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना, या फिर छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो गद्यांश के अनुसार पूछा गया है, तो गद्यांश के अनुसार आपका सही हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षक की उपस्थिति। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त क्या है, शिक्षक की उपस्थिति। अब यहाँ पर अनिवार्य की जो गद्यांश है इसके अनुसार लगा रहे हैं हम, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और बताऊं,
जो गद्यांश दिए होते हैं हमको प्रश्न लगते हैं अपने अनुसार सही या गलत हम कुछ भी लगा देते हैं प्रश्न पढ़ के व्यावहारिक तौर पर, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि गद्यांश पूछा है तो गद्यांश में से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो गद्यांश के अनुसार ही सही उत्तर मांगते हैं। अगर हमने अपने अनुसार सही लगा दिया तो हमारा गलत माना जाएगा। गद्यांश को पढ़कर अच्छे से और गद्यांश के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो गद्यांश से संबंधित हैं। ठीक, अगला है 94। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा क्या है, क्या हो सकती है? इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा। उत्पीड़न की विचारधारा की जो विशेषता है गद्यांश के अनुसार वो है शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन, छात्रों को अज्ञानी माना जाता है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? गद्यांश के अनुसार। अगला है 95। गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है? ज्ञानवान व्यक्तियों पर, उत्पीड़ितों की दशा, शिक्षितों की दशा या शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंध पर। तो इसमें गद्यांश में किस पर करारा व्यंग है? आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, शिक्षक और छात्रों के बीच जो संबंध है इनमें बहुत अंतर, बहुत खाई बनी हुई है। शिक्षकों को परम ज्ञानी और छात्रों को परम अज्ञानी माना गया है। अगला है 96। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है? जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु या जिज्ञासाशील। तो आपका सही हो जाएगा जिज्ञासु। 97। किस शब्द में दो प्रत्ययों की बात हो रही है, प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता, विचारधारा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है वास्तविकता। इसमें एक प्रत्यय है इक और एक है ता, दोनों प्रत्यय लगे हुए हैं। अगला है 98। प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है? नितांत का क्या मतलब है? केवल, बहुत, एकांत या फिर बिल्कुल। तो नितांत का मतलब है बिल्कुल। ये आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, अगला है 99। डैश उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है? रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? रेखांकित कौन है? सिद्ध जो शब्द है इस पर डैश लगा हुआ है, तो इसका मीन्स पूछा है, मतलब क्या है इसका? प्रमाणित या फिर प्रतिफलित, अंतर्निहित, प्रतिस्थापना। तो जो सिद्धि की बात हो रही है, सिद्ध की, तो ये हो जाएगा आपका प्रमाणित। प्रमाणित का अर्थ होता है सिद्धि। ये दोनों समानार्थी हैं। ऐसे ही अब निर्देश दिए हैं प्रश्न संख्या 100 से 114 तक। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो प्रश्न नंबर 100 है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। देखिए केवल मिल गया, ये पेडागोजी के प्रश्न हैं, इनको जानेंगे। देखिए केवल, और देखिए इसमें भी केवल। हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, जो नेगेटिव वर्ड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनको जाना हमने। तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा। कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति और धरोहर से जुड़ते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना और कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। देखिए लोकोक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त करना या कराना। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे लोकोक्ति, मुहावरों को समझ नहीं पाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कहानी, कविताओं को दोहराने की बात हो रही है, रट्टा मार की, ये भी गलत हो जाएगा। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, तो बच्चों को तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की जो योग्यता, इसका विकास करना, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है। आपका सही ऑप्शन होगा फोर्थ। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 102। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है।
एक तरह की बातचीत है या फिर एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो जो लिखना है ये क्या है, एक तरह की बातचीत है, लिखकर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आपका ये थर्ड जो सही हो जाएगा। देखिए इसमें अगर कीवर्ड छांटे तो देखिए नेगेटिव कीवर्ड, बेहद जटिल प्रक्रिया, जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको जटिल कार्य नहीं दिया जा सकता, और अत्यंत ही बात हो रही है, अत्यंत यात्री, तो ये गलत हो जाएंगे, इसलिए आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 103। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कैसे अनुभव लाते हैं बच्चे, घर परिवार या पड़ोसी के, घर परिवार या परिवेश के, घर परिवार दोस्तों के, घर परिवार एवं टीवी के। तो इसमें देखिए आपका जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। परिवेश में आपके पड़ोसी, दोस्त, घर परिवार सब आ जाएंगे। तो घर परिवार, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश, यहाँ पर आएगा परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 104। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। अर्थोद्देश्य या अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान या उद्देश्य। देखिए अक्षर ज्ञान की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द पहचान या फिर अक्षर ज्ञान, मनोरंजन ये कम इफेक्टिव हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। बच्चे को अर्थ के साथ में और किसी उद्देश्य के साथ पढ़ाना चाहिए, तो आपका यही सही हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नोट वाला पूछा है। फर्स्ट है संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, या फिर सेकंड चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, या सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। देखिए दोहराने की बात हो रही है, नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव, तो यही आपका सही हो जाएगा। देखिए बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, उसके ज्ञान में वृद्धि करना, ये तो सही बात है, पॉजिटिव है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, जैसे बच्चों को चित्र बनाकर दे दें या फिर कोई कहानी दिखा दें, चित्रात्मक कहानी हो, बच्चे उसका वर्णन करें, ये भी बच्चों के लिए अच्छा रहता है। संदर्भ के अनुसार बच्चों को पढ़कर उसको समझने का प्रयास करना भी ये सही हो जाता है। तो आपका जो फोर्थ है ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव ही पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है 106। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, या फिर भाषा के सभी कौशलों के नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो देखिए क्रम की बात ये कम महत्वपूर्ण है, सीधी सी बात है, जो भाषाई कौशल होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 107। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, सुनने, बोलने, सोचने या पढ़ने, लिखने, संप्रेषण करने, या फिर सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने। तो देखिए संप्रेषण करना ये सही है। भाषा क्या है, भाषा का प्रयोग करते हैं हम पढ़ने के लिए, लिखने के लिए करते हैं, और संप्रेषण तो होता ही है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो संप्रेषण तो करता ही अपने समाज से भाषा को सीखकर, तो आपका जो सेकंड वाला ये सही हो जाएगा। भाषा पढ़ने का माध्यम बनती है, पढ़ने का साधन, लिखने का साधन है भाषा, और संप्रेषण का साधन है। और संप्रेषण जो होता है इसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी संप्रेषण कर सकते हैं, इसके अनुसार, भाषा के अनुसार, भाषा से, और बिना पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। तो संप्रेषण है ये, इसमें जो संप्रेषण शब्द दिया है ये इसका आंसर पॉजिटिव वे में दे रहा है, तो इसलिए आपका ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 108। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है, किस पर देता है। देखिए व्यवहारवादी की बात हो रही है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर।
तो यहाँ हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम जो व्यवहारवादी है ना इनके अनुसार पूछा गया है, तो इनके अनुसार होता है अनुकरण। तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है, किससे? पठन अरुचि, बुद्धिलब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो पढ़ने से संबंधित समस्या है उसकी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है ये आपका पठन संबंधी विकार होता है, और डिस्ग्राफिया, ग्राफिया की बात हो रही है, ये आपका लिखित संबंधी विकार होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्य पत्रकों पर, या फिर परस्पर अंतःक्रिया पर। तो वाइगोत्स्की के अनुसार विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया होती है बच्चों में, उस पर अधिक बल दिया जाता है, तो आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो आपका इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, अनिवार्य अनिवार्य वर्ड सब जगह दे रखा है। कीवर्ड्स काम करते हैं लेकिन 100% काम नहीं करते, कहीं कहीं पर ये कहते हैं ना 5% तो जो अनिवार्य मतलब नेगेटिव वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं लगते हैं और सही तर्क देते हैं। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव को छांटेंगे तो 4 ऑप्शन में अनिवार्य अनिवार्य दे रखा है, जो कि नेगेटिव हमने आपको जो अनिवार्य है ये नेगेटिव बताया था ये शब्द। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका फर्स्ट। कैसे? जो सभी बच्चे आते हैं उन सब की भाषाओं को कक्षा में सम्मान देने की बात हो रही है। सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना तो अनिवार्य है। अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा, बच्चे को समझा नहीं जाएगा, बच्चे का अगर मजाक बना दिया जाए तो बच्चा क्या होगा? हतोत्साहित हो जाएगा। तो इसलिए सम्मान, बच्चे की भाषा को सम्मान देना ज़रूरी है। तो इसलिए ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 112, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है क्या है? किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन, वो भाषा किस तरीके से बोल पा रहे हैं, उसकी भाषा को कैसे आंक सकते हैं कि कितना अच्छा अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं बच्चे। तो इसके लिए सबसे जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सेकंड वाला, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर की बात हो रही है। बच्चों को चित्र दे दिए जाए, कोई कहानी है और वो चित्रों के माध्यम से बच्चों को दिखाई जाए, सामने पेश की जाए। ठीक, तो इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो किसके कितने दाम लगाओगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? तो अगर भाषा क्षमता अगर सही से आंकी जाए तो बच्चों को जो बच्चों के लिए जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ बेचोगे तो कितने पैसे लोगे? तो बच्चे बताएंगे इतने। अच्छा, इतने लोगे तो क्यों लोगे? क्यों की बात हो रही है तो बच्चा और विस्तार से अपनी बात कहेगा, इसलिए आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सेकंड, रोचक विषय वस्तु। अब आपका वो क्या बोलते हैं, काव्य पंक्तियाँ यानी कविता दी गई है, इसमें से हम प्रश्न लगाएंगे 115 से 120 तक। ठीक, तो पढ़ते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते हैं न्योता। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते हैं अपनी रीढ़। तो इसमें प्रश्न दिया है,
कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, या फिर जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो इसमें आपका सही जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं। अगला है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस, या फिर भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा थर्ड, दूरदर्शिता से लैस। अगला है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, या फिर सपनों को आमंत्रित करना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कविता के अनुसार सेकंड, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अगला है, तम शब्द है, इसका पर्याय क्या है? तो इसका पर्याय होता है अंधकार। आपका थर्ड सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की जा रही है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, या फिर दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने। फोर्थ है, दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो कविता में कहा जा रहा है, कविता के अनुसार विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने नहीं झुकना है। अगला है आपका 120, जो कि लास्ट है, सीधी रीढ़ का आशय है क्या है? आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, या अभिमानी होना। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधी रीढ़ का मतलब है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट हिंदी का ये था। आई होप ये आपकी परीक्षा में आपके लिए सहायता करेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।